Welcome, sir. Over to you. Would you like to say something? If you can discuss something, talk about the movie, tell us your experience. And also, yes, of course, ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहती थी कि एक बचपन से लेके अब तक की जर्नी, यानी कि 75 ईयर्स की जर्नी को 2.5 आवर्स में दिखाना एंड उसकी स्क्रिप्टिंग करना, इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड अ बिग थिंग. सो आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहूँ इससे पहले, आदरणीय अन्ना जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ. मनिंदर जी, गोविंद जी, मेरी टेक्निकल टीम, साथियों. अगस्त 2011 में सारे देश ने अन्ना जी को रामलीला पर भारत माता की जय ये हुंकार भरते सुना है, देखा है, उसको महसूस किया है. और उस हुंकार के पीछे सारा देश अन्ना जी के साथ में खड़ा हो गया था. उस सारे देश के बीच में मैं भी एक वो लड़का था जो अन्ना जी से इंस्पायर हुआ था. पहला थॉट ये था कि इस उम्र में अन्ना जी सरकार से क्यों झगड़ रहे हैं. जब रात को अन्ना जी ने कहा कि जब तक सरकार मुझे आंदोलन के लिए जगह नहीं देगी मैं जेल से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे ऐसे लगा ये आदमी दुनिया में जो भी सोचे वो कर सकते हैं. और भारत माता की जय बोलते से ही सारा देश जिस आदमी के पीछे खड़ा हो जाता था, एज ए आदमी, एज ए राइटर, एज ए कैरेक्टर, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी क्या ताकत है इस खासियत में, इस शख्सियत में क्या खासियत है जिसके एक आवाज़ में इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि सारा देश अन्ना अन्ना करने लगा था. और वो रीज़न था कि मेरे अंदर के राइटर को ऐसा लगा कि अगर इनकी जर्नी मैं खोज पाऊँ तो एक फिल्म बन सकती है. और जब मैंने जर्नी खोजनी शुरू की, 1.25 साल 1.5 साल में भिंगार, रालेगन, तिहाड़ जेल, काफ़ी जगह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी, अन्ना जी की स्टोरी जो है, ये इंडिपेंडेंस के बाद की भारत की आज़ादी के बाद की भारत की स्टोरी है. भारत का जो रियल विकास है उसकी स्टोरी है. अन्ना जी की जो सक्सेस है, अन्ना जी की जो शख्सियत है, वो हिंदुस्तानी मिट्टी की सक्सेस है. हम सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं लेकिन उसके साथ में बाय प्रोडक्ट में दुख पाते हैं. अन्ना जी के हमेशा कहते हैं कि मुझे जब भी मैं सोता हूँ मुझे नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती. तो वो सक्सेस, एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नौजवानों को एक हीरो की ज़रूरत है, जो फिर से हमें एक बार हमारे हिंदुस्तानियत की बात दे, वो शख्सियत अन्ना जी में है. मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे देश का नौजवान फिर से एक बार एक नई सोच लेके खड़ा हो जाएगा. ये रीज़न था मैंने अन्ना जी पे फिल्म बनाने का सोचा. So, sir, as we all know that the movie has been shot in very difficult weather situation. Would you like to share that experience? हमने तो सिर्फ एक्सपीरियंस किया है. मैं तो ये सोचता हूँ अन्ना जी ने ज़िंदगी कैसी जी होंगी. जब जब मैं शूटिंग करता था, हम तो 1-2 दिन शूटिंग करते थे, मैं सोचता था अन्ना जी ने इतने साल यहाँ कैसे गुजारे होंगे. एवरी मोमेंट हमने बहुत मतलब वो जर्नी जब शूट करते थे हम, वो हम काफ़ी बाद में लेंथ में डिस्कस करेंगे. 5 साल हुए ये सपना देखा था, आज ये सपना पूरा होने को है. अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा. बहुत से लोगों की मेहनत होती है इस सिनेमा बनने के पीछे. आज मैं अपने टेक्नीशियंस का, अपने एक्टर्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ. फिल्म सिर्फ कलाकारों से नहीं बनती. फिल्म बनाने को बहुत सा पैसा लगता है. एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है जो फिल्म को बैक करे, स्पेशली अन्ना जैसी फिल्म को बैक करे. क्योंकि जैसे सभी लोग बोलते हैं कि ऐसी फिल्में सालों में एक बार आती है, तो उसका, उस फिल्मों को बनाने का मेंटेलिटी भी प्रोड्यूसर में अलग होती है. तो मैं इस वक्त हमारे इस फिल्म के निर्माता मनिंद्र जी जैन को मैं सादर यहाँ आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ आइए और अपने 2 शब्द कहिए. Please give him a big round of applause and let's welcome the producer of the movie, Mr. Maninder Jain.
सभी को प्रणाम करता हूँ। अन्ना जी का आशीर्वाद पुनः अपेक्षित है और शशांक और पूरी जो टीम उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप क्या जानना चाहेंगी मुझसे? सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मूवी? मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इस फिल्म को आपने क्यों बनाया। उसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है। मैंने इस फिल्म को बनाने का सोचा कि शायद हमारे देश में इस फिल्म को देख करके और भी अन्ना, गांधी जी और सुभाष जी जैसे लोग पैदा हों, यूथ को इंस्पिरेशन मिले और बच्चों को संस्कार मिले। क्योंकि जब स्क्रिप्ट हम लोगों ने देखी तो एक 9 साल के बच्चा जब वो झूठ बोलता है और उसकी माँ उसको बताती है और किस तरह संस्कार देती है, वो सब चीज़ आप इस फिल्म में देखेंगे। और वही संस्कार एक छोटे से बच्चे के मन में आखिर तक रहते हैं और वो आगे चल कर के देश के लिए एक दिशा बन जाता है। ये मेरी इसके लिए सोच थी। सो आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस मूवी में दिस फिल्म ऑल्सो स्टार सम ऑफ द रिनाउंड एक्टर्स लाइक तनीषा मुखर्जी, गोविंद नामदेव, शरद सक्सेना, किशोर कदम एंड शशि श्रीवास्तव एंड मैनी मोर। तो ज़रूर चाहती हूँ इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। कुछ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कुछ नहीं है। एंड येस, द मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन 14 अक्टूबर 2016। सो मैं अभी मेरा सौभाग्य है कि इस फिल्म में गोविंद सर जैसे एक एक्टर ने हमारे साथ काम किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर आप डायस पे आइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम सर। परम आदरणीय अन्ना जी को मेरा प्रणाम। बाकी और हमारे जो दूसरे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं उनको मेरा हृदय से अभिनंदन। ये सचमुच मेरी खुशनसीबी है कि आज अन्ना जी हमारे सामने हैं, मैं अन्ना जी के साथ हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, बल्कि हम सबकी खुशनसीबी है कि अन्ना जी के ऊपर फिल्म बनी। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस फिल्म में मैंने भी एक अहम किरदार निभाया है, निभाने का मुझे मौका मिला है। खुशनसीबी इसलिए कि अन्ना जी हमारे आदर्श हैं, आज के टाइम के हमारे आदर्श हैं, आज के टाइम की जनरेशन के आदर्श हैं, हमारी ताकत हैं। इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो गया था, आज भी खड़ा है। मेरी ये शुभकामना है, मेरी ये दुआ है, मेरा ये आशीर्वाद है कि ये फिल्म बहुत अच्छे स्तर पर रिलीज़ हो, लोगों के दिलों में जगह बनाए और खूब चले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। प्लीज़ हैव अ सीट। मैं अतुल जी को भी सादर आमंत्रित करता हूँ, प्लीज़ आइए। आइए जोरदार तालियां इनके लिए। दोस्तों, अब आपकी इजाज़त से मैं उस शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ जिस शख्सियत ने हम लोगों को जीने की नई प्रेरणा दी है। 2011 के बाद में फिर से तिरंगा झंडा के लेके हमारा एक उत्साह, एक उम्मीद बहुत ज़ोरों से बढ़ी है। भारत माता की जय बोलते वक्त हमारे में वो जोश आता है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, 5 साल पहले जब अन्ना जी को रामलीला पे देखता था मैं, तो सोचता था किसी दिन अन्ना जी को करीब से देखने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। पता नहीं था भगवान ने मुझे इतना बड़ा भाग्य दिया है कि उन पे लिखी फिल्म को मैं लिख पाऊँ, डायरेक्ट कर पाऊँ और अन्ना जी का किरदार मैं निभा पाऊँ। शायद मेरे माता पिता ने कुछ पुण्य किए होंगे जो आज मुझे ये दिन देखने के लिए नसीब हुआ है। मैं 100 बार अन्ना जी का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक्टर को उन्होंने मौका दिया कि उनके जीवन चरित्र को मैं पर्दे पे उभार पाऊँ। आप सबों की तालियों के बीच में मैं
अन्ना जी को सादर आमंत्रित करता हूँ. जोरदार तालियां अन्ना जी. So let's welcome on stage a very, very special person of this afternoon. जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए. And I would like all of you to please give him a standing ovation if you can. And let's welcome Anna Hazare ji on stage. साथ ही जो अन्ना जी हमारे साथ हैं. थैंक यू. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है. तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी पूछना चाहते हैं, जो मैं भी पूछना चाहती हूँ, और आई एम श्योर आप लोग भी बहुत कुछ इस मूवी के बारे में हमें भी बताना चाहते होंगे. सो सबसे पहले मैं मनिंदर जी आपसे पूछना चाहती हूँ दैट इफ़ यू कैन जस्ट टेल अस अबाउट द एसोसिएशन विद सोनी. सर बैठे. जब हम लोगों ने इतनी मेहनत से और इतनी कठिन फिल्म को बना लिया तो हमको ज़रूरत पड़ी कि कोई ना कोई हमारे लिए अच्छी कंपनी जुड़नी चाहिए, अच्छा स्टूडियो जुड़ना चाहिए. उसी कड़ी में मुझको सोनी का नाम बताया गया. मैंने सोनी से मुलाकात की, सोनी के लोगों से. वो लोग आए, एक बार आए, दो बार आए, और एक एक नहीं आए, 6-6, 7-7 लोग आए. पूरी टीम आई और उन लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ने को तैयार हैं. और वही दिन था. फिर उसके साथ साथ मैंने सोचा कि सोनी क्योंकि एक बहुत पुरानी कंपनी है और इंटरनेशनल उसका बैकग्राउंड है, तो ऐसी फिल्म डेफिनेटली जिस सोच के साथ हम लोगों ने बनाई है वो सोच घर घर तक पहुंचेगी, ऐसा मेरे मन में विश्वास है. सर बैठे रहिए. सर इट्स ओके, बैठे रहिए, कोई बात नहीं. अन्ना हजारे जी, हम सबसे पहले ये बताएं आपको मूवीज में दिलचस्पी है? सिनेमा. मैं अभी 40 साल से कोई फिल्म नहीं देखा. बहुत पहले 50-60 साल से पहले कोई भी नया पिक्चर आता है तो फर्स्ट शो देखता था. सेकंड शो देखना मुझे पसंद नहीं था. लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार मेरे जीवन में आ गए और फौज में गया. फौज के बाद मैं जब वापस आया, अभी 40 साल से मुझे फिल्म देखने का दिल नहीं होता. उसका प्रभाव मेरे जीवन में अलग से हो गया है. विवेकानंद के विचार, समाज की सेवा, देश की सेवा. मेरी उम्र थी 25 साल की. तब मैं मेरे जीवन में सोच रहा था ये क्या चक्कर है दुनिया का. ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे. जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं. उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं. तो मैंने एक दिन सोचा था कि आत्महत्या करना. एक विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि जीवन सेवा के लिए है. 25 साल की उम्र में, यंग था मैं, तब मैंने तय किया कि जब तक अब जीऊँगा मेरे गांव की, मेरे समाज की और मेरे देश की सेवा करूँगा. और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा. ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में. यंग था मैं. आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर. लेकिन आज भी मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं. जो आपने फिल्म में देखा है, उदापुर के जने बताया था कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं. ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय
गांव समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज भी मेरी धारणा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी, मैं 45 साल हो गया मेरे घर में कभी गया नहीं, मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाए, बैंक बैलेंस नहीं, राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री पद्म भूषण अमेरिका दक्षिण कोरिया कनाडा कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए, उसका मैं ट्रस्ट बना दिया। 12-13 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है हर साल, दुखी पीड़ित लोग हैं उनके सेवा में लगा देता है, कुछ रखता नहीं। आज सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, मंदिर में रहता हूँ, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे लाखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता, कितना आनंद है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जैसा एक फ़कीर आदमी मंदिर में रहता हूँ, ऐसे फ़कीर आदमी के जीवन पर मनेंद्र जी को क्या दिल में आ गया कि मैं, ये इतना आसान नहीं है फिल्म निकालना, कई करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है, और मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी पर इन्होंने जो फिल्म बनाया है, ये कोई ना कोई डेयरिंग करना पड़ता है कि मेरा पैसा ये सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। तो मेरे सामने प्रश्न है कि मनेंद्र जी जैन, इन्होंने जो ये फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के नाते जो खर्चा किया, और शशांक जी एक युवक है, वो जब युवक थे तब मेरा आंदोलन चल रहा था, और शशांक जी और उनके सभी ये सहयोगी है, इन्होंने ये फिल्म में जो काम किया, मुझे विश्वास हो रहा है। मैं पहले 1 मिनट का फिल्म देखा था, अभी 2.5 मिनट का हो गया, अभी आगे के लिए अक्टूबर में पूरा फिल्म देखूंगा, लेकिन अभी से मुझे अनुभव हो रहा है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी हो गई है, और इन सब कलाकारों ने इसमें जो काम किया है, ये लगन से अपना दिल जान लगाकर जो काम किया है, मुझे विश्वास होता है कि देश के युवकों को एक नई प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से। कहीं लोग अपना भी गांव ऐसा बनाना बोल के स्फूर्ति मिलेगी, उससे ये देश, नया देश खड़ा हो जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास होता है। तो मैं मनेंद्र जी और सब कलाकार, उनके भावी कार्य के लिए, उनके उम्र के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और फिर एक नारा फिर आपको याद दिला देता हूँ, भारत माता की जय। धन्यवाद Thank you. सर, थैंक यू सो मच। शशांक जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में मतलब कई ऐसे मैसेजेस होंगे, अन्ना जी एक इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए हमारी जनरेशन तक पहुँचे, ऐसा कोई एक मैसेज? अन्ना जी का हर पल जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अन्ना जी के साथ 5 मिनट अगर वक्त गुजार ले, आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इनके पास देने के लिए इतना अच्छा है। अगर एक बात मुझे पूछी जाए कि अन्ना जी के लाइफ से क्या निकल सकती है, तो मुझे ऐसे लगती है, हम सब जीवन में कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। जो अभी अन्ना जी ने कहा कि सब कुछ जीवन में मेरा 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 मेरा, तो ये जो हासिल करने की जो दौड़ है, वो दौड़ गलत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं कि जहाँ सफलता, पैसा सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसका रास्ता जो हम लोगों ने अपनाया है, उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एक ऐसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि जिसमें जो बाय प्रोडक्ट है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, ईर्ष्या है, इन चीज़ों से आप बच सकते हो। हम सब लोग शांति की खोज में रहते हैं, शांति हमारे पास रहती है, और हम शांति दुनिया में मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में और कहीं ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब तक हमारा मन मस्तिष्क शांत नहीं होगा,
शांति हमें कहीं नहीं मिलेगी। अन्ना जी का जीवन हमें वो सुख, वो शांति, वो आनंद की अनुभूति देगा। स्पेशली यंग जनरेशन्स को एक प्रेरणा देगा कि हम जिए तो कैसे जिए। सपने छोटे नहीं देखे, अन्ना जी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे और उनको अचीव किया है। और उन सपनों को अचीव करने का जो रास्ता अपनाया है, वो रास्ता यूनिक है, वो रास्ता हमारा है, वो रास्ता हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने सिखाया था, विवेकानंद जी ने सिखाया था, जिसको हम अभी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भूलते चले, जिसको उधर के लोग अपनाते चले हैं। वो रास्ता अन्ना जी का फिर से हमने रिवाइव करने की कोशिश की है। लाखों लोगों के बीच में अन्ना जी गए, आंदोलन चलाए, बहुत लोगों से मिले। आपको वही सीन्स रियल लाइफ में ऐसे शूट करने में आपको डिफिकल्टी फेस हुई? जब फिल्म लिख रहा था मैं, सो वहीं से मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि जब मैं सीन लिखता था कि अन्ना जी कुछ बातें कर रहे हैं रामलीला पे, तो मैं सोचता था कि ये मैं कैसे इनैक्ट कर पाऊँगा। मेरे बहुत से दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो कैरेक्टर करने की सोच रहे हो उससे पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि जितने बड़े कैरेक्टर्स अभी तक पोर्ट्रे किए गए हैं उनको जनरली लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। गांधी जी को हमने पर्सनली, हमारी पीढ़ी ने देखा नहीं था, और भी जो बायोपिक्स बने उनको बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन अन्ना जी की हर व्यक्तित्व से हम लोग अच्छे से वाकिफ़ है कि अन्ना जी चलते कैसे, अन्ना जी कैसे बोलते हैं, अन्ना जी का मतलब हर चीज़। और एज ए एक्टर 3 चीज़ें मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। किसी भी एक्टर के लिए बहुत ही मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशंस पोर्ट्रे करना बहुत आसान है जिसमें बहुत एंगर हो या बहुत हंसी हो, लेकिन अन्ना जी की सिंप्लिसिटी को मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब एज एन एक्टर अन्ना जी की जो सिंप्लिसिटी है उसको मैच करना मुझे एक टफ काम था। फिर इस एज में 80 साल का एज का अन्ना जी का कैरेक्टर करके वो कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो एक तो मेंटल प्रिपरेशन उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी थी कि मैं मेंटली उस सोच तक पहुंच पाऊँ। दूसरा फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स थी। सो जब हम मिलिट्री का हमने पोर्शन शूट किया तो उसके लिए मैंने अपना वज़न 6-7 किलो कम किया था। और मतलब उल्टा हुआ है, जब अन्ना जी का यंगर एज में पोर्ट्रे कर रहा था तो मैं अनशन पे था, 6-8 महीने रोटी सब बंद। और जब अन्ना का अनशन वाला रोल मैं कर रहा था तो मैं इतना खा रहा था, मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी खाया नहीं, बिकॉज मैंने वो अपना वेट 70-72 केजी तक ले जाके रख दिया था। सो कुछ फिज़िकल कुछ मेंटल, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत टफ था ये काम। अभी आप लोग जज कर सकते हैं कि मैं अपने आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस। पहले तो अन्ना जी को शत शत प्रणाम। मुझे जब बुलाया गया इस फिल्म के लिए तो शशांक जी ने कहा कैरेक्टर एज सच बहुत बड़ा नहीं है, एक कैरेक्टर है जो एक ईमानदार अफसर है। अगर वो इस अन्ना जी के जीवन में नहीं होता तो आज अन्ना जी जहाँ तक पहुँचे हैं वो पहली सीढ़ी थी, वो नहीं पहुँच पाते। तब जब इन्होंने एक कैरेक्टर सुनाया तो मैंने कहा आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का रियल कैरेक्टर जो कभी घटा है उनके जीवन में, जो उनसे जुड़ा रहा है, और उस कैरेक्टर ने अन्ना जी की मदद करी, तो एक ईमानदार कैरेक्टर है, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। और अब सब आप लोग देखेंगे कैसा हुआ है। और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई है। सभी ने, सारे टेक्नीशियन, सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है। और कड़ी धूप में, गर्मी में, बरसात में, हर तरह से सबने झेल के इस फिल्म को अंजाम दिया है। मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ हैं। जैसे सारी फिल्में सब लोग देखने जाते हैं, जिस इरादे से ये फिल्म बनाई गई है कि यंग सारे यूथ सारा देखे, तो प्लीज़ देखिए, तभी तो कुछ कहेगा, तभी तो कुछ बोलेगा। तो पहली सीढ़ी है देखना, तो आप प्लीज़ देखें और इसको एक अच्छा अंजाम मिले। थैंक यू वेरी मच। मनिंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पुनः सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे
साथ जो को प्रोड्यूस किए इस फिल्म को, पता नहीं मुझको दिखाई नहीं पड़ पा रहा है, शोभित जी, शेखर जी, मेरा बेटा और अनिरुद्ध, इन चारों लोगों ने मेरे साथ तन मन धन से इस फिल्म में मेरा साथ दिया है। मैं उन सबका आभारी हूँ। और जिस लक्ष्य को लेके जो फिल्म बनाई है, देखिए यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, चाहे किसी फील्ड से हों, मैं भी तरह तरह के बिजनेस में हूँ, लेकिन लक्ष्य सबका क्या होता है कि देश का यूज, या हम देश के लिए कुछ भी कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ जितने भी बैठे हों, चाहे कोई भी फील्ड के हों, हर कोई चाहता है कि अगर देश पर कोई आपत्ति आती है तो वो भी जाए। कल अन्ना जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि आज 79 ईयर्स की उम्र में भी मुझको अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कल अन्ना जी ने बोला, आज भी ABP पे हमारे इंटरव्यू में भी बोला अन्ना जी ने। तो ऐसी जो भावना जिसकी है, उसका हम पर थोड़ा सा भी असर पड़ जाए तो हम लोग अपने को धन्य मानेंगे। यहाँ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मेरे बड़े भाई श्री रविंद्र जैन जी, संगीतकार, जो अभी इस संसार में फिजिकली नहीं है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और उनका बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद मिला जब हमने इस फिल्म को बनाने की सोची 2014 में। तो रविंद्र जी ने सबसे पहले सुनने के बाद 2 लाइन बोली थी मुझको सुनते ही, कोई तो है जो देश की चिंता करता है, अन्ना जी के लिए, और कहा था कि तुम इस फिल्म को बनाने के लिए हाँ करो। तो मैं उनके लिए भी आज नमन करता हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है। और इस दोनों गाने जो उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड किए हैं, ये अन्नपूर्णा धरती और एक मिलिट्री के ऊपर, जब अन्ना जी ने कभी कभी पीना पड़ता था वहाँ पे, ऐसा वो सीन भी हम लोगों ने दिखाया है जब अन्ना जी ने रम पी ली थी वहाँ पे, उसमें मिलिट्री में रहते हुए। तो ऐसी सब बातें जो अनटोल्ड स्टोरी हम जीवन की बोलते हैं कि अन्ना जी का एक ही रूप नहीं है, अन्ना जी के इतने सारे रूप हैं, बचपन से लेके आखिर तक अभी तक आप देख रहे हैं। और आज भी अन्ना जी, मैं सुबह चर्चा कर रहा था, बोल रहे थे अगर ज़रूरत पड़ी तो आज मैं फिर आंदोलन करूंगा, ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं सेना में लड़ाई के लिए जाऊंगा। तो मैं अन्ना जी को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं अन्ना जी का कि अन्ना जी, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मुझको काम करने का मौका मिला और मेरा कुछ पैसा इस कार्य में लगा, ये मेरे लिए बहुत बहुत पुण्य की बात है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस पिक्चर को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें। देखिए आप सभी लोग हर तरह की फिल्में देखते हैं, 99% फिल्में होती हैं जिसमें हम लोग नाच गाने और वही सब काम देखते हैं, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें, लेकिन 1% वाली फिल्म को आप ज़रूर देखें। और मीडिया के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग इस फिल्म के लिए जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करें और हमारे यूथ तक इसको पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, तो मैं सभी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो नाउ वी ओपन है फॉर मीडिया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। डेफिनेटली एज अ डायरेक्टर इट्स अ फुल टाइम जॉब। जब आप एज अ डायरेक्टर काम करते हो तो एज अ एक्टर कंसंट्रेशन थोड़ा आपका लैप्स होने के चांसेस होते हैं। मैंने 10 बार सोचा था कि ये काम कैसे करना चाहिए, लेकिन जब मैं ये फिल्म लिख रहा था, अन्ना जी की स्टोरी समझ रहा था, अन्ना जी ने एक अकेले दम पे इतना बड़ा इतिहास जब बना दिया, तो मैंने सोचा जिस आदमी पे फिल्म कर रहा हूँ, अगर वो फिल्म ईमानदारी से पहुँचानी है तो मुझे उस फिल्म को, अगर मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। और बिकॉज वो कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स था कि बहुत एक एक्टर को डेडिकेटेडली उतना टाइम देने का ज़रूरत थी उस कैरेक्टर के लिए। सोच आसपास अन्ना जी तक पहुंचने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर अगर मैं करता हूं तो जस्टिफिकेशन मैं दे पाऊंगा, और यही रीज़न था कि मैंने ये सोचा कि एज एन एक्टर और डायरेक्टर मैं ये काम करूं, और मुझे लगता है कि मैं ठीक से निभा पाया। एक प्रश्न अन्ना जी से है मेरा। अन्ना जी आपके सामने अन्ना जी, रितेश ETV से, जिस तरह की उनको बता दीजिएगा मैं जो पूछ रहा हूँ सर को, जिस तरह की लॉ आपने जगाई थी 2011 में, जिस तरह से जन लोकपाल की बात थी, और अरविंद केजरीवाल के इंटरफेरेंस की वजह से चीजें हो नहीं पाई, तो कितनी कसक आपके मन में है जन लोकपाल को लेकर?
नहीं, उसका कारण ये है कि आखिर सरकार होती है, उनके दिल में ये बात आना जरूरी होती है। पहले सरकार थी, करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैंने वो आंदोलन शुरू किया था। मुझे लग रहा था क्योंकि वो आंदोलन से मेरे लिए, सिर्फ मेरे अकेले के लिए कोई दुष्परिणाम नहीं थे, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, पारिवारिक लोगों को जीना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने तो अपने जीवन में यह तय किया था कि जब तक जीऊँगा गांव, समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा तो सेवा करते करते मरूंगा। तो लोगों का दुख मुझे सहन नहीं होता था। ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं, मैं मेरे जीवन में 16 बार अनशन किया, 16 बार। हमेशा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 8 साल लड़ा मैं, 8 साल सिर्फ जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए। अकेले सरकार को वो कानून बनाना पड़ा। तो ये जो बातें हैं सरकार ने दिल में लाया तो ये हो सकता है। अभी लोकपाल का कानून बना, लोक आयुक्त का कानून बना, उसका अमल करना जरूरी है। अभी सरकार नहीं कर रही है, फिर भी मैं अभी, मेरा उम्र हो गया 79 ईयर, आज फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार रामलीला मैदान, फिर से एक बार। अन्ना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी जो हालात हैं दिल्ली में, जो उनके सारे मंत्री अलग अलग तरीके से घेराव में हैं, इस परिस्थिति को देख करके क्या कहना चाहते हैं? जहन में क्या आता है आपके? जो केजरीवाल के 3 मंत्री जो भी समस्या आ गई उसके, ये दुर्भाग्य है मेरा। अरविंद मेरे साथ कई सालों से रहा, उसका त्याग मैं देख रहा था, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देख रहा था। मुझे लग रहा था कि देश के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी है। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के कारण ये लोकपाल का कानून बन गया, पूरा देश खड़ा हो गया। न जाने उनके दिल में क्या आ गया, मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। तो उनके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि एक सत्ता सर में जाने के बाद ये हुआ क्या सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तू पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा आंदोलन, आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है? वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था। इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे, तो ये उसको दुष्परिणाम हो गया है। लेकिन अभी वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। वो 3 मंत्री चले गए और एमएलए कितने गए? एमएलए भी उनके ऊपर एक्शन हुआ, जेल में गए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े सपना देख रहा था, ये मेरा सपना टूट गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि एक अच्छा आदमी, अगर हमारी टीम अगर होती ना, अरविंद और हमारी टीम 2011 से पहले से जो चली आ रही थी, वो टीम अगर ना टूटती
और ये टीम बने रहते तो आज देश का नक्शा बदल जाना था, ऐसा मुझे विश्वास है। देश का नक्शा बदल जाना था, सिर्फ टीम नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन टूट गए हुए। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे देश के लिए। अन्ना, आपने सेना के साथ भी, भारतीय सेना के साथ भी काम किया है, युद्ध में आप लड़े भी हैं। तो अभी जो हालात हैं देश में और पाकिस्तान बार बार वही कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से युद्ध के हालात नजर आते हैं आपको देश में? नहीं, क्या है कि पाकिस्तान और भारत ये पड़ोसी देश है। दोनों देशों ने पड़ोसी धर्म को निभाना जरूरी है। पड़ोसी धर्म क्या कहता है? एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, ये हमारा पड़ोसी धर्म कहता है। 65 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पर भी पाकिस्तान ने अपना होकर मोल ले लिया। मैं 65 की लड़ाई में था, खेमकरन के सीमा पर मैंने देखा था वहाँ पर भी, और हमारे जो बम थे वो लाहौर में जाकर गिरते थे, इसलिए पाकिस्तान उधर ही रुक गया और शीश फायर के लिए आग्रह किया। अभी उनको पता है कि भारत की शक्ति क्या है। अभी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बार बार ये जो हमारे क्या अतिरेकों को भेजना और हम पीछे से खड़ा होना और तकलीफ देना, ये ठीक नहीं है। दोनों देशों के लिए लड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी धारणा है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता, सलोखा नहीं जानता और समय आ गया लड़ाई करना, तो मैंने अभी भी बोला था कि 79 ईयर के मेरा एज है, फिर से एक बार बॉर्डर पर जाऊंगा, लड़ूंगा मैं। स्मॉल अर्जेंट अनाउंसमेंट, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मूवी, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, थैंक वो यू। आपने कई सवाल पहले ही पूछ लिए हैं, तो वो सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग कुछ अलग सवाल भी पूछ रहे हैं। अन्ना साहब, आपको एक होटल में रुकने को कहा गया था, लेकिन आपने मंदिर में रहना स्वीकारा, इसके पीछे की क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? तुम्हाला हॉटेलमध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्हाला हॉटेलमध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्ही मंदिरात थांबलात, का कारण? हॉटेलच्या ऐवजी मंदिरात थांबला तुम्ही. हॉटेलमध्ये कुठे? नाही, मंदिरात थांबले ना आपण, हरे राम हरे कृष्ण. हाँ। तर का म्हणजे हॉटेलच्या ऐवजी? नहीं, वो क्या है, मैं तो होटल में जाता नहीं। अभी इतना घूमता हूँ, लेकिन होटल में खाना भी नहीं खाता, क्योंकि ये सब इधर का चम्मच उधर, उधर का चम्मच इधर जाता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी मनेंद्र जी ने एक पवित्र जगह बोल के उधर मेरी व्यवस्था की थी। मेरा और आश्रम, ये अभी तक मैं बहुत दिन पहले एक बार आया था, फिर से अभी मैं आया नहीं था, लेकिन मनेंद्र जी ने इधर रुकना है बोल के मेरे उधर रहने के लिए सुविधा की थी, इसलिए मैं वहाँ पर रुक गया था। एक अच्छा पवित्र जगह है। हेलो अन्ना जी, मेरे काबिल दोस्त ने अभी आपसे पूछा भारत पाकिस्तान के रिश्ते। उरी एनकाउंटर के बाद भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उससे आप कितने खुश हैं? पुरीवर जो हमला झाला आता, पुरीला पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी जो हमला केला, त्याच्यावर भारत सरकारने जी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? काय प्रतिक्रिया दिली? तुम्हाला नहीं, अभी उरी में मैं रहा है, कश्मीर में मैं 2 साल कश्मीर में रहा है। श्रीनगर से आगे मेरा यूनिट था, और ये उड़ी, पुंछ, बारामुल्ला, यहाँ पर मैं हमेशा उस एरिया में जाता था। अभी जो उरी में हमला किया, ये भयाड़ हमला है। निष्पाप लोगों को आप गोली चलाते हैं, क्या उनका कसूर है? हाँ, हम लड़ते लड़ते एक दूसरे पर गोली चल गई तो बात अलग है, लेकिन सोए हुए लोगों पर गोली चलाते हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने जो अपना स्टेटमेंट दिया,
मैं उसका समर्थन करूँगा। और सर यहाँ पे भारत में एक मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? जे म्हणते की भारतात पाकिस्तानी कलाकारांनी भारतात काम करू नये. नहीं, ऐसा है, कलाकार का रिश्ता अलग होता है। कलाकार ये कलाकार होते हैं। एक आदमी किसी देश का है, कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं। लड़ाई और कला, इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। जो कला है वो कला रहनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बाज आता तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो अन्ना जी, आपने कहा कला को लेकर नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को भी लिबरल होना चाहिए, उनके लोगों को भी लिबरल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट करा रहा है। तो आपसी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छाइयाँ होती हैं। वो अच्छाइयाँ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? नहीं, अगर कला है, कलाकार है या कला है, वो हमारे देश में आकर गलत रास्ते से जा रहा है तो फिर हमें सहन नहीं होगा। उसकी कला का दुरुपयोग होता होगा, समाज के लिए नुकसान होता होगा, राज्य के लिए नुकसान होता होगा, देश के लिए नुकसान होता होगा, तो हमें मंजूर नहीं, फिर वो मंजूर नहीं है। अन्ना जी, इलेक्शन के पहले कैंपेन चला था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आपको लगता है वाकई बीजेपी अच्छे दिन ले आएगी? बीजेपी म्हणत होती इलेक्शनच्या अगोदर अच्छे दिन आएंगे. मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है अच्छे दिन कितने आ गए और कितने नहीं आए। फिल्म के दौरान काफ़ी वाक़यात हुए हैं कि जो सच में हमारे, मतलब जैसे अन्ना जी ने भी कहा कि अन्ना जी कश्मीर, लद्दाख, काफ़ी जगह पे काफ़ी साल अन्ना जी ने बिताए हैं। तो जब हम लोग इस फिल्म के वो सीन्स शूट कर रहे थे तो हमारे पास समय काफ़ी कम बचा था। 2 दिन में हमको काफ़ी काम निकालना था और वहाँ का वेदर बहुत बुरा हो गया था। अराउंड -18 डिग्रीज़ वहाँ चल रहा था और जहाँ पे हम लोग कमिट कर चुके थे लोकेशंस, वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग लिटरली सुबह 4:30 बजे उठ के सारा क्रू अपने अपने कंधे पर, इवन मतलब जो कैमरामैन थे हमारे सुरेश देशमाने जी, वो भी एक सामान अपने कंधे पर उठा के निकलते थे। हम एक्टर, हम भी मतलब सारी की सारी क्रू कंधे पर सामान लेके निकलती थी और हम 8:30 बजे सेट पे पहुंचते थे, शूट करना शुरू करते थे। आखिरी दिन ये कंडीशन आ गई कि 1 बजे के बाद वहाँ के लोकल लोग बोले सर आप यहाँ से निकल जाइए, वरना अगर आप फंस गए तो आप लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हम लोग अन्ना जी के प्रेरणा से इतने प्रेरित थे कि हमने सोचा कि ये पूरा सीक्वेंस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तो हमने अराउंड 5:30 बजे वो सीक्वेंस कंप्लीट करके जब हम बाहर निकले और मैं होटल पे आया, मुझे ऐसी फिर से इच्छा हुई कि मैं एक बार उस, बहुत खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़ोरों से हो रही थी और तब तक -22 डिग्री वहाँ पे हो चुका था। तो मैं एक बार जाके फिर से उस लोकेशन को देख के आता हूँ। जब मैं उस लोकेशन पे वापस गया तो ड्राइवर मुझे जाने की सलाह नहीं दे रहा था और जैसे ही हम आगे पहुँचे तो वो गाड़ी इस तरह स्किड होना शुरू हो गई कि वहाँ से बड़े मुश्किल से हम वापस आ पाए थे। अगर आधा घंटा और लेट हम शूटिंग करते तो हम लोग मुश्किल में फंस सकते थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था और अन्ना जी का आशीर्वाद था कि हम वो शूटिंग भी ठीक से कर पाए। दूसरा गाना हम लोगों ने शूट किया था जब अन्ना जी ने गांव में पहुंचने के बाद अन्ना जी ने स्ट्रगल शुरू किया था और एक मुहिम पे अन्ना जी की जो भी विचार थे उनको गांव ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे रविंद्र जैन जी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है जो पिछले 10-15 साल में आपको सुनने नहीं आया होगा। बहुत ही मतलब जो गाने हम पहले सुना करते थे, मीनिंगफुल येट मेलोडियस, वो गाना हमको 48 डिग्री में शूट करना था। मेरे कुछ एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स थे, वो मुझे मजाक में बोलते थे भाई एक काम कर, आधा पेमेंट कट कर दे लेकिन इस गाने से हमको निकाल दे, क्योंकि वो पूरा बैरल लैंड था। उस लैंड में एक भी मतलब बिल्कुल गंजा जगह थी।
48 डिग्री, वहाँ पे वैनिटी नहीं पहुँच सकती थी। आप जब सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गए तो देन आपको शाम को 6 बजे तक शूटिंग करनी है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी हमारे लिए, लेकिन हमने काफ़ी एंजॉय किया हर मोमेंट। थैंक यू। हेलो 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 मेरा सवाल डायरेक्टर साहब आपसे भी है और अन्ना जी से भी है। अन्ना जी नमस्ते। और सर सवाल ये है कि मेरा कि अन्ना जी ने पिक्चर को देखा नहीं है अब तक, क्या पिक्चर रिलीज़ होने के पहले आप उनको पिक्चर बताना चाहोगे? और दूसरा सवाल अन्ना जी से भी है, क्या अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शनल सीन होगा क्या आप उसको कट करना चाहोगे? हाँ, अभी तक अन्ना जी ने फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिल्म की सब्जेक्ट्स ऑलवेज मैं अन्ना जी से, मैं अभी मतलब 2012 से हमने ये फिल्म लिखना शुरू की है और 2015 में हम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुँचे कि यस, ये स्क्रिप्ट अन्ना जी की लाइफ को जस्टिफाई कर सकती है। तो हमने कोई भी चीज़ घाई में नहीं की है और उस कंसर्न के बाद में हम फिल्म करते आए। फिर भी अभी अन्ना जी फिल्म देखेंगे, अन्ना जी का जो भी बात होंगी वो हमारे लिए आदेश होगा, उसके बारे में हमको हमारे दिमाग में कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये फिल्म इतने बेहतरीन ढंग से लिखी गई है कि इसमें ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव झरना है। आप आइए, उस झरने में 60 साल के हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर देखिए और अपने आप को उसमें जज करिए। इसमें हमने कोई भी मतलब मैं वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म ऑन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और वो जर्नी अन्ना जी की जो किसी ने देखी नहीं, कि एक आदमी अगर सोच ले, ठान ले तो क्या हासिल नहीं कर सकता। Shashank, over here to your center. Can we expect to see some elements of Arvind Kejriwal in the movie? जो रामलीला मैदान में जो जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल साथ में जब अनशन किया था उन्होंने, तो वो एलिमेंट्स फिल्म में नजर आने वाला है कहीं ना कहीं? इट्स अ फिल्म अबाउट अन्ना हजारे। आई डोंट नो व्हाई अरविंद केजरीवाल एवरी टाइम आ जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ही वाज देयर टू सपोर्ट। नहीं, आई नो दैट, बट अन्ना जी की लाइफ में और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए अन्ना जी की लाइफ में, बिकॉज मे बी आपको वो इंसिडेंट्स पता है। हमने अन्ना जी की 60 साल की जर्नी इस फिल्म में लेके आए हैं। जर्नी के दौरान जो भी व्यक्तित्व अन्ना जी के लाइफ से आके गुजरे हैं, वो व्यक्तित्व को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस हमने दिया है। माई फिल्म इज़ अबाउट अन्नाज जर्नी। उस जर्नी के दौरान जो भी पड़ाव आते रहे, वो पड़ाव आते गए और जाते रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाएंगे अन्ना जी और उनके बीच में जो हो रहे थे, और इसका एंडिंग कब तक है? मतलब 2011-12 कब आप एंड कर रहे हैं? कुछ तो चीज़ें फिल्म देख के भी आपको गेस करनी पड़ेगी। अन्ना, मेरा सवाल अन्ना जी से है। अन्ना जी, जिस प्रकार देश के सामने कई सारी समस्याओं के बारे में आपने जंग भी छेड़ी थी और कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एक नई समस्या उभर के आ रही है और जिसके लिए मराठा समाज द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। किस कदर देखते हो आप इस आंदोलन की तरफ? अन्ना जी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। एकंदरीत राज्यभरातून कुपोषणाचे बरेच आपल्याला किस्से ऐकायला येतात आहे. इथे उजवीकडे इथे. हां, एकंदरीत आपल्याला राज्यभरातून असे अनेक कुपोषणाचे किस्से समोर येतात, त्याच्याविषयी तुमची काय भूमिका आहे? माझी अण्णांची. हॅलो कुपोषणाच्या बाबतीत एक फकीर माणूस काय बोलणार ज्याच्याकडे, पण एक आहे, मानवतेच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या 79 वर्षानंतर 69 वर्षानंतर या देशात कुपोषणाची समस्या वाढणं हे दुर्दैवी बाब म्हणावं लागेल. राज्यकर्त्यांनी याच्यावर गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे की कुपोषण वाढू नये. खास करून ही जी बालकं आहेत ही आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिचं जतन करायला पाहिजे. म्हणून याचा विचार राज्यकर्त्याने करणं आवश्यक मला वाटतं. So thank you so much to all of you. Thank you so much for showing your presence here. So now we'll have the pictures.
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.